नमस्कार, मैं अनीश कुमार स्वागत करता हूं आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। 2 मई से आपका पेपर शुरू हो रहा है एमटीएस का। तो दोस्तों आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक एक प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, कुल 48 शिफ्ट में 2022 में एग्जाम लिया गया था एमटीएस का, जिसमें हम लोग आज 16 नंबर वीडियो कर रहे हैं। और इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे हम लोग 12 जुलाई 2022 के फर्स्ट शिफ्ट में जो 25 प्रश्न पूछे गए आपके एमटीएस के पेपर में, उन सारे प्रश्न को डिस्कस करने वाले हैं विथ ऑप्शन के साथ। ठीक है, और दोस्तों आपको पता है कि 15 वीडियो हम लोग अपलोड कर चुके हैं, 15 शिफ्ट का वीडियो हम लोग देख चुके हैं। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिएगा और प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल में, जाकर वहाँ से आप आसानी से 15 के 15 वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, कुछ दिन से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था, कुछ समस्या था दोस्तों, अब समस्या खत्म हो गई। अब आप लोग के लिए रेगुलर वीडियो आने वाला है। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कौन सा टॉपिक चाहिए। हाँ, और एसएससी जीडी में जो जो टॉपिक से प्रश्न पूछे गए थे उन सारे टॉपिक को मैंने करा रखा है। उन सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एमटीएस के पेपर के लिए, तो उन सारे वीडियो को जरूर देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न अब आपके सामने दिख रहा होगा। देखिए, संविधान से लगातार सवाल पूछे जाते हैं एसएससी के एग्जाम में। पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है। तो दोस्तों अनुच्छेद 23 जो है वह शोषण के विरुद्ध अधिकार को प्रदान करता है, हमारा अनुच्छेद 23 याद रखिएगा। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 22 भी आपके ऑप्शन में दिख रहा है, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। देखिए अनुच्छेद 22 बोलता है कि मनमानी गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है, अनुच्छेद 22 याद रखिएगा। ठीक है, अनुच्छेद 25 की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो किसी भी धर्म के प्रचार मानने की स्वतंत्रता प्रदान कौन करता है, तो अनुच्छेद 25 हमारा धर्म का प्रचार और किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं, स्वतंत्र है, यह आर्टिकल 25 हमको देता है। ठीक है, 21 की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है 21 में, याद रखिएगा। ये जो 4 अनुच्छेद है मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल अब आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन टोक्यो ओलंपिक 2020 में तलवारबाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली एथलीट बनी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और ये तब तक इम्पोर्टेंट है दोस्तों जब तक एसएससी को ना लगे कभी इस प्रश्न को छोड़ दिया जाए, क्योंकि एसएससी ऐसा ही प्रश्न ढूंढ ढूंढ के निकालता है। देखिए दोस्तों, तलवारबाजी में टोक्यो ओलंपिक 2020 में हुआ था दोस्तों टोक्यो में, जिसमें तलवारबाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली एथलीट बनी थी भवानी देवी दोस्तों, याद रखिएगा। भवानी देवी जो है तलवारबाजी में पहली बार टोक्यो ओलंपिक 2020 में प्रतिनिधित्व किया तलवारबाजी में। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल अब आपके सामने है। निम्नलिखित में से किस प्रायद्वीपीय नदी में सबसे बड़ी जल निकासी घाटी अपवाह बेसिन है। तो दोस्तों वो हो जाएगा गोदावरी, याद रखिएगा। अच्छा, गोदावरी को किस नाम से जाना जाता है आपको पता है? थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए। गोदावरी को किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा के नाम से गोदावरी को जाना जाता है। ठीक है, और महाराष्ट्र के नासिक जिला से निकलते, ये भी आपको पता होना चाहिए, महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है गोदावरी नदी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल अब आपके सामने। मनुष्य में क्षुद्रांत्र यानी छोटी आंत कुंडलित होती है और लगभग कितने मीटर लंबी होती है? तो 7 से 7.5 मीटर लंबी होती है छोटी आंत, याद रखिएगा। और ऐसे प्रश्न दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके पेपर के लिए। ठीक है, देखिए दोस्तों, छोटी आंत जो है इसके कुल कितने भाग हैं? याद रखिएगा 3 भाग हैं। एक तो होता है डुडेनम, दूसरा होता है जेजुनम, और एक होता है इलियम होता है। ये तीनों का नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, डुडेनम, जेजुनम और इलियम। अगला सवाल देखते हैं। तंजौर बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती थी? देखिए दोस्तों, तंजौर बाला सरस्वती जो है भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती हैं, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके पेपर के लिए। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर बिहू की बात किया जाए, बिहू कहाँ का नृत्य है? याद रखिएगा असम का है। कहाँ का है? असम का है बिहू। मणिपुरी याद है मणिपुर का, और ओडिसी भी याद है ओडिशा का। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। बौद्ध वास्तुकला में चैत्य का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? देखिए दोस्तों, बौद्ध वास्तुकला में चैत्य का अर्थ होता है प्रार्थना कक्ष।
मठ का अर्थ होता है विहार, याद रखिएगा। आप लोग स्तूप का नाम सुनते हैं, इसका क्या अर्थ होता है पता है? कमेंट बॉक्स में बताइए। तो अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए स्तूप के बारे में, कि बौद्ध वास्तुकला में स्तूप हमको क्या दर्शाता है, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल अब आपके सामने है। भारत के इनमें से किस राज्य ने जिला निवेश संवर्धन एजेंसियां दीपा स्थापित की है? देखिए दोस्तों, ओडिशा के द्वारा इसकी स्थापना किया गया है। जिला निवेश संवर्धन एजेंसियां, जिसको दीपा भी बोला जाता है, याद रखिएगा, ओडिशा राज्य ने इसकी स्थापना किया है। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी नदी राजस्थान में सबसे बड़ा नदी तंत्र निर्मित करती है? तो दोस्तों वो हो जाएगा लूनी नदी। लूनी नदी जो है राजस्थान में सबसे बड़ी नदी तंत्र निर्मित करती है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए लूनी नदी की अगर बात आया है तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल्स में जान लेते हैं। देखिए उत्तर पश्चिम भारत के रेगिस्तान की सबसे बड़ी नदी है लूनी नदी। अरावली पर्वतमाला से यह निकलती है और 495 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में बहने के बाद कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। याद रखिए कहाँ लुप्त होती है? तो कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है लूनी नदी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बार बार पेपर में पूछता है। आइए देखते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में से किसने 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अध्यक्ष के रूप में संबोधित किया था? तो बदरुद्दीन तैयब जी। देखिए बदरुद्दीन तैयब जी ने 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। ये बदरुद्दीन तैयब जी हैं जो मुस्लिम अध्यक्ष पहले थे आईएनसी का, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, प्रश्न पूछता है डायरेक्ट। चलिए कांग्रेस के बारे में बात करते हैं। 1885 में इसकी स्थापना किया गया। कहाँ? तो बॉम्बे में। किसके द्वारा? तो एओ ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना किया गया, जिसकी अध्यक्षता डब्ल्यूसी बनर्जी ने किया था 1885 के कांग्रेस अधिवेशन का। बाल गंगाधर तिलक कभी भी अध्यक्ष नहीं रहे हैं आईएनसी का। ये भाग लिए थे 1919 में। ये प्रश्न मैंने देखा है दोस्तों, पूछा गया है कि बाल गंगाधर तिलक कब कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिए थे? तो 1919 में। अब 1919 में अध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा, मोतीलाल नेहरू थे 1919 में अध्यक्ष आईएनसी का, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। याद हो गया। 1919 का जो अधिवेशन था कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब आइए दादा भाई नौरोजी के बारे में बात करते हैं। दादा भाई नौरोजी कब बने थे अध्यक्ष? चलिए मैं लिखता हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। 1886, 1893 और तीसरी बार 1906 में बने थे कांग्रेस के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। ठीक है, आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। थोड़ा सा समय मैं ज़्यादा लेता हूं क्योंकि दोस्तों एक एक ऑप्शन को बताने में समय तो लगेगा ही। पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो 1498 में भारत आया था। वन लाइनर रूप में आप इसको याद रखेंगे। अगला सवाल है, कबड्डी लीग सीजन 8 के फाइनल में दबंग दिल्ली केसी ने किस टीम को हराया? तो पटना पायरेट्स को हराकर दबंग दिल्ली सीजन 8 का फाइनल मुकाबला जीता था कबड्डी लीग का। ये तो सीजन 8 हुआ। सीजन 9 भी समाप्त हो गया, आपको पता होना चाहिए। सीजन 9 जीत गया है पिंक पैंथर्स ने। कौन जीत गया है? पिंक पैंथर्स ने। किसको हराया है? तो पुनेरी पल्टन को हराकर पिंक पैंथर्स यानी जयपुर की टीम ने जीत हासिल किया था दोस्तों कबड्डी लीग सीजन 9 का। ये भी आपको पता रखना है क्योंकि यह प्रश्न अब आपसे पूछा जाएगा। अगला सवाल देखा जाए, अनफिनिश्ड अ मेमोयर की आत्मकथा है। देखिए दोस्तों, अनफिनिश्ड जो है प्रियंका चोपड़ा की आत्मकथा है। याद रखिएगा, प्रियंका चोपड़ा की आत्मकथा का नाम अनफिनिश्ड अ मेमोयर है। याद रखिएगा। ठीक है, आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल अब आपके सामने स्क्रीन पे सवाल है कि मृदा रहित कृषि को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको बोला जाता है हाइड्रोपोनिक्स। क्या बोला जाता है? हाइड्रोपोनिक्स बोला जाता है मृदा रहित कृषि को। याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न आपसे एसएससी बहुत बार पूछता है दोस्तों। ठीक है, भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने की तिथि से कितने अवधि के लिए पद धारण करते हैं? तो बिल्कुल आसान सवाल है। 5 वर्ष के लिए पद ग्रहण करते हैं भारत के राष्ट्रपति संविधान के अनुसार।
5 वर्षों के लिए। ठीक है, याद रखिएगा, वन लाइनर रूप में। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किन्हें पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है? तो ब्रायोफाइटस को बोला जाता है पादप जगत का उभयचर। पादप मतलब समझ में आता है पेड़ पौधा। ठीक है, तो पादप जगत का उभयचर किसको बोला जाता है? ब्रायोफाइटस को बोला जाता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसको पदार्थ की पांचवी अवस्था माना जाता है? तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट को दोस्तों पदार्थ की पांचवी अवस्था माना जाता है। अब 5 अवस्था कौन कौन से हैं, चलिए मैं फटाफट बता देता हूं। पहला ले लीजिए ठोस, फिर द्रव, फिर आ जाएगा गैस, फिर प्लाज्मा जो कि ऑप्शन 3 में आपको दिख रहा है, और फिर बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट। यानी ये 5 जो है पदार्थ की अवस्थाएं, याद रखिएगा। अगला सवाल, ग्रामीण क्षेत्रों में एक प्रकार की बेरोजगारी जब लोगों को वर्ष के कुछ महीनों के दौरान नौकरी नहीं मिल पाती है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको बोला जाता है मौसमी बेरोजगारी। दोस्तों कुछ समय में ऐसा होता है, गांव में जाइएगा तो कुछ महीने ऐसे होते हैं जहां के लोगों, जो गांव में लोग रह रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल पाता है कुछ मौसम में, तो उसको मौसमी बेरोजगारी बोला जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल, इनमें से किस चोल शासक ने तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? तो राजराजा प्रथम। लिख के ले लीजिएगा दोस्तों, यह प्रश्न आपके पेपर में हूबहू पूछा जाएगा, जो एमटीएस का 2 मई से आपका पेपर शुरू हो रहा है। तैयार रहिएगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, तो राजराजा प्रथम के द्वारा तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया था, जो कि एक चोल शासक है, याद रखना। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध सितार वादक है? तो अनुष्का शंकर जो है दोस्तों सितार वादक है। इन 4 ऑप्शन में लिखा हुआ है, उनमें से अनुष्का शंकर जो है सितार बजाने वाले व्यक्ति थे। किशन महाराज की अगर बात कर लिया जाए तो किशन महाराज तबला बजाते थे। ठीक है, उस्ताद रहमान खान की बात किया जाए तो पखावत से संबंधित व्यक्ति हैं। याद रखिएगा, यह प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसका टॉपिक भी मैंने करा रखा है, जो जीडी ने प्रश्न पूछ लिया है, और आपको एहसास हो जाएगा कि एमटीएस किस प्रकार का प्रश्न पूछेगा। अली अहमद हुसैन की बात किया जाए तो दोस्तों ये शहनाई बजाया करते थे, शहनाई। ठीक है, ऑप्शन डिस्कशन हो गया। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। असम में वार्षिक फसल तैयार होने पर निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो दोस्तों जब असम में वार्षिक फसल तैयार हो जाता है तो माघ बिहू, कौन सा त्यौहार? माघ बिहू त्यौहार जो है सेलिब्रेट किया जाता है असम में वार्षिक फसल तैयार होने के बाद। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। वित्तीय सेवा का एक रूप जो गरीब और कम आय वाले परिवारों को छोटे ऋण और अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है, क्या कहलाता है? तो सूक्ष्म वित्त इसको बोला जाता है, माइक्रो फाइनेंस। याद रखिएगा दोस्तों, जिसमें वित्तीय सेवा का एक रूप है जो गरीब और कम आय वाले परिवारों के छोटे ऋण और अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है, उसको सूक्ष्म वित्त बोला जाता है। ठीक है, आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर कितनी है? देखिए दोस्तों, अगर प्रजनन दर की बात किया जाए 2011 की जनगणना, क्योंकि इसके बाद अभी जनगणना नहीं हो पाया है भारत में, इसलिए 2011 की जनगणना के लिए इम्पोर्टेंट 28 प्रश्न मैंने करा रखा है, जो कि जीडी ने यानी टीसीएस ने जो प्रश्न पूछा है उनको मैंने करा रखा है, जरूर उसको देख लीजिएगा। तो 2.1 से 2.9 तक प्रजनन दर रहा भारत का 2011 जनगणना के अनुसार, याद रखिएगा। ठीक है, आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल अब आपके सामने, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं जिससे आपको आसानी से दिख जाए। देखिए, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने 2021 पैरालंपिक स्पोर्ट अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण पुरस्कार जीता? तो अवनी लेखरा ने जीता है दोस्तों। सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण पुरस्कार अवनी लेखरा जीती है 2021 पैरालंपिक स्पोर्ट अवार्ड 2021 में। याद रहेगा,
मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि दोस्तों 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है दोस्तों, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में। ठीक है, देखिए दोस्तों, टोक्यो जो ओलंपिक हुआ इसमें कुल 162 देश ने भाग लिया था, जिसमें भारत का स्थान था 24वां। कौन सा रैंक लाया भारत? 24वां रैंक लाया। 5 गोल्ड भारत जीतता था, 8 सिल्वर भी जीता और 6 ब्रॉन्ज भी जीता था भारत ने पैरा ओलंपिक स्पोर्ट में। ठीक है, आइए देखते हैं अब अगले सवाल को। बुध ने कहाँ ज्ञान प्राप्त किया था? तो यह तो प्रश्न घिसा पीटा है ना, बार बार पेपर में दिख ही जाता है। तो बोध गया में बुध ने ज्ञान प्राप्त किया था, याद रखिएगा। आसान सवाल है, लेकिन पेपर में दोस्तों आप लोग जल्दबाजी में गड़बड़ी करते हैं। आराम से प्रश्न को पढ़ना है, उसके बाद उत्तर करना है। ठीक है, देखिए, अगर कुशीनगर की बात किया जाए तो दोस्तों बुध की यहाँ मृत्यु हो गई थी। क्या हुई थी? भगवान बुध की यहाँ मृत्यु हो गई थी, इसलिए कुशीनगर जो है प्रसिद्ध हो गया। और कुछ यहाँ कुछ बताने लगे दिख रहा है। चलिए, एक सारनाथ का नाम आप लोग सुने हैं ना, सारनाथ, यहाँ इन्होंने पहला उपदेश दिया था गौतम बुद्ध ने, याद रखिएगा, सारनाथ में। आइए देखते हैं अगले सवाल को। ये रहा हमारा सवाल नंबर अंतिम। अभी मैंने वीडियो के दौरान एक बार भी नहीं बोला कि आप लोग लाइक कर दीजिए वीडियो को। ठीक है, वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक जरूर करें, दोस्तों को भी शेयर करने में कोई आपको खर्चा नहीं है। ठीक है, 1 से 2 सेकेंड लगेगा। आप लोग तो वैसे भी डिजिटल में कितने फास्ट हैं, आप लोग फटाफट शेयर कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए, मोहिनी अट्टम किस भारतीय राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो मोहिनी अट्टम तो केरल का है, याद रखिएगा। ठीक है, आसान सा सवाल है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। तमिलनाडु भरतनाट्यम, याद कर लीजिए। आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी, याद कर लीजिए। असम सतरिया, याद कीजिए इस बार, सतरिया, सतरिया जो है असम का नृत्य है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त किया जाए। वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कौन सा टॉपिक आपका वीक है, जिस पर आपको वीडियो चाहिए, प्रैक्टिस के लिए प्रश्न चाहिए, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा, वहाँ आपको PDF मिलते रहता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मन लगा कर पढ़िए, सिलेक्शन लेकर दिखाइए।